प्रिय बच्चों, जैसा कि सामाजिक विज्ञान में आप सभी लोगों को हिस्ट्री में लेसन 4 तक पढ़ाया हूँ, उसके प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी लोगों को प्रेषित किया हूँ। इसी तरह भूगोल में भी 1 लेसन से 6 लेसन तक वादन किया हूँ, उसके प्रश्नों के उत्तर भी प्रेषित किया हूँ और आशा है कि आप सभी लोग उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब आप सभी लोगों को आज नागरिक शास्त्र में लेसन फर्स्ट का अध्ययन कराना है, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर बताना है, चर्चा करनी है कि सत्ता की साझेदारी क्या है। और इस लेसन में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का अध्ययन करना है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में अध्ययन करना है, बेल्जियम की समझदारी के बारे में अध्ययन करना है और सत्ता की साझेदारी के रूप में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप सभी लोगों को इस लेसन में अध्ययन कराना है कि सत्ता क्या है। किसी भी राष्ट्र की जो केंद्र की सरकार होती है और जो शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से चला रहे होते हैं, उसे सत्ताधारी कहते हैं, सत्ताधारी सरकार। तो लोकतंत्र की उचित कार्य प्रणाली के लिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। अब आपको इसमें देखना है कि सत्ता में 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो केंद्र सरकार के भी 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अभी तो इस लेसन में आपको बेल्जियम, श्रीलंका, तमिल, इन सब के बारे में अध्ययन करना है और इस लेसन के अंतिम भाग में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है बेल्जियम का। बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एवं लक्ज़मबर्ग से मिलती हैं। बेल्जियम में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ की आबादी के कुल 59% लोग
फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं तथा डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग बेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं तथा फ्रेंच भाषा बोलते हैं। डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे, जिसके कारण इन दोनों समुदायों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। बेल्जियम में सामाजिक विविधता। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1970 एवं वर्ष 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। केंद्रीय सरकार ने डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है, जिससे कोई भी एक समुदाय पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकारों को दे दी गई। केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार के अस्तित्व में आने से बेल्जियम में भाषाई संघर्ष में कमी आई है। बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही। इसने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगाया है। श्रीलंका सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश। श्रीलंका एक द्विपक्षीय देश है। यह वर्ष 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका में कुल जनसंख्या का 74% सिंघलियों का, 18% तमिल समूह का तथा 7% ईसाई समूह की जनसंख्या निवास करती है। श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह। श्रीलंका में तमिलों के 2 उपसमूह श्रीलंकाई तमिल एवं भारतीय तमिल निवास करते हैं। श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। इनकी संख्या 13% है तथा यह मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल के समय कुछ तमिलों के वंशज यहाँ बागान मजदूरी के रूप में आए थे तथा बाद में यहीं बस गए। इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है तथा इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। इसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। वर्ष 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के पश्चात सिंघली समुदायों के नेताओं ने सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा।
वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका में सिंहली भाषा लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषा लोगों में कुछ हिंदू और मुसलमान हैं। तमिल को आधारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष, सरकारी निर्णयों ने श्रीलंकाई तमिलों में रोष एवं शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। तमिल को आधिकारिक भाषा बताने के लिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई तथा तमिल को राजभाषा घोषित किया। वर्ष 1980 ईस्वी के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे, जिसे कहा जाता है, नामक संगठन ने तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया, जो गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध में दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई। श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से सीख बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर भी देश की एकता संभव है। श्रीलंका ने इसके विपरीत मार्ग अपनाते हुए बहुसंख्यक समुदाय का देश में प्रभुत्व स्थापित करना चाहा, जिससे देश की एकता ही संकट में पड़ जाती है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में दो विभिन्न तर्कयुक्त परक एवं नैतिकतापूर्ण दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसमें आप देखेंगे युक्त परक तर्क। यह तर्क इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करती है। सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, नैतिकतापूर्ण तर्क। यह तर्क इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है तथा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी के रूप में लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग सुशासन में संस्थानों के माध्यम से स्वयं शासन करते हैं। प्रत्येक वर्ग, जिसमें निम्न समुदाय भी शामिल हैं, सार्वजनिक नीतियों को तय करने में सम्मिलित होते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। क्षैतिज वितरण का उदाहरण सत्ता के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यह व्यवस्था नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहलाती है।
संघीय सरकार एवं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती हैं। भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। सरकारों के भी सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। जैसे संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार तथा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर भिन्न भिन्न सरकार। ऐसे बहुत देश हैं जहां प्रांतीय या राज्य सरकारें नहीं होती हैं। ये देश जहां हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर हैं, वहां सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान करता है। इसे ही सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। सामुदायिक सरकार सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में बांटा जा सकता है। जैसे धार्मिक एवं भाषाई समूह। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सामुदायिक सरकार की इस विधि को निम्नतर समुदायों को सत्ता एवं एक उचित साझेदारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुदाय सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, जैसे डच, फ्रेंच आदि। इसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में शक्ति होती है। गठबंधन सरकार के स्वरूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तथा सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह में केंद्रित न रहे। विभिन्न हित समूह। लोकतंत्र में हम अनेक हित समूहों को भी देखते हैं, जैसे व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसान एवं औद्योगिक कर्मचारी आदि। ये सभी समूह सरकारी समितियों में भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे इसी लेसन के महत्वपूर्ण शब्द और उनका विश्लेषण, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे हित समूह। वह ऐसे लोगों का समूह होता है जिसके हित समान होते हैं, जैसे किसान संगठन, मजदूर संगठन आदि। दबाव समूह। जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तो यह हित समूह या दबाव समूह कहलाता है। ये समूह अपने हित के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी, लोकतंत्र कहलाती है। गृह युद्ध। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब युद्ध का रूप ले ले तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। बहुसंख्यकवाद। वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय
अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। भारतीय समाज जाति, वर्ण, धर्म, पंथ और आर्थिक परिस्थिति आदि में बटा हुआ, लेकिन लोकतंत्र की राजनीति में व्यवस्थित उसे जो है भारतीय समाज कहा जाता है। राजनीतिक समानता राज्य के समस्त मामलों में सभी व्यष्टियों को समान प्रतिभागिता का अधिकार रहना राजनीतिक समानता कहलाता है। सत्ता की भागीदारी संविधान की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज 3 अंगों, ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक, समिति और जिला परिषद वाली स्थानीय स्वशासन प्रणाली पंचायती राज कहलाती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार जो किसी एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई हो तथा जिसके पास शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई मुद्दों से संबंधित शक्तियाँ हों, उसे जो है सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसी तरह सत्ता की साझेदारी, जिस लेसन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तरों तथा समूहों में सत्ता को बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। इस तरह से इस लेसन का वादन समाप्त होता है और प्रिय बच्चों, इस लेसन के प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों को कल प्रेषित किए जाएंगे, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।